बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिंस लर्निंग सेंटर में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीकॉम 5th सेमेस्टर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के सेकंड यूनिट की। ऑलरेडी हमने फर्स्ट यूनिट के वीडियोज अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम सेकंड यूनिट को कवर कर रहे होंगे, जिसमें हम डिवेंचर क्या होता है, डिवेंचर के प्रकार कितने होते हैं, डिवेंचर का कैसे निर्गमन होता है, कंपनी समामेलन होने से पहले, कंपनी का समावेश होने से पहले कंपनी में जो लाभ हुआ होता है या संस्था में लाभ हुआ होता है उसका समायोजन कैसे होता है, या समामेलन से पहले कंपनी को कोई हानि हो गया होता है तो उसका कंपनी समावेशन कैसे करती है। इन सारी टॉपिक्स को आज की इस वीडियो में हम कवर कर रहे होंगे। तो वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहला है डिवेंचर। तो डिवेंचर क्या होता है? डिवेंचर एक प्रकार का ऋण पत्र होता है जिसे कोई कंपनी अपने दीर्घकालिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जारी करती है। जब कोई व्यक्ति डिवेंचर खरीदता है तो वह कंपनी को ऋण देता है, जिसके बदले कंपनी में उसे एक निश्चित ब्याज दर पर नियमित भुगतान करती है। डिवेंचरधारी कंपनी के मालिक नहीं होते बल्कि लेनदार होते हैं, या ऋण पर आधारित प्रतिभूति होती है जिसे कंपनी एक निर्धारित समय पर पुनः चुकाने का वादा करती है। डिवेंचर बिना किसी संपत्ति के गारंटी के भी हो सकते हैं या फिर किसी संपत्ति के विरुद्ध सुरक्षित भी हो सकते हैं। डिवेंचर का मुख्य उद्देश्य पूंजी जुटाना होता है। तो डिवेंचर होता क्या है? आप सभी लोगों ने अंश का नाम सुना होगा, शेयर नाम सुना होगा, ठीक। पहले यूनिट में हमने पढ़ा शेयर क्या होता है, शेयर क्या होता है, और आज बात कर रहे हैं डिवेंचर। तो देखिए, शेयर और डिवेंचर दोनों एक जैसे होते हैं। शेयर क्या होता है? जब कोई कंपनी अपना शेयर इशू करती है तो कुछ शेयर जो शेयर धारक होते हैं, जो शेयर को खरीदते हैं, उनको क्या मिलता है? साल भर के अंत में कंपनी जो लाभ कमाती है लाभांश मिलता है, ठीक, लाभांश मिलता है। लेकिन जो डिवेंचर होता है वहीं पर डिवेंचर को क्या मिलता है? डिवेंचर धारी को क्या मिलता है? जो ऋण पत्रधारी होते हैं उनको मिलता है ब्याज। तो कंपनी देखिए दो तरीके से पूंजी जुटाती है। कंपनी जो पूंजी जुटाती है, पूंजी जुटाने को कंपनी, मान लीजिए आपकी एक कंपनी है, ये कंपनी है, तो कंपनी दो तरीके से पूंजी जुटाती है जनता से। एक होता है शेयर इशू कर दे, वह कंपनी का शेयर इशू कर दे, और दूसरा कर दे ऋण पत्र, क्या, दूसरा ऋण पत्र इशू कर दे, ऋण पत्र जारी कर दे। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? मेनली शेयर और ऋण पत्र में यही डिफरेंस होता है कि शेयर जो होता है, शेयर पर यहाँ पर लाभांश दिया जाता है। शेयर पर कंपनी क्या देती है? लाभांश देती है, लाभांश देती है, जबकि ऋण पत्र जो होता है इस पर ब्याज मिलता है। तो अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि वह कंपनी का शेयर ले ले और उसे लाभांश मिले, देखिए इसमें क्या होता है, लाभांश में, शेयर में क्या होता है, लाभ की मात्रा जो होती है, लाभ की मात्रा निश्चित नहीं होती है भाई। आप शेयर खरीद लें तो कंपनी ज़्यादा लाभ कमाएगी तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा, कम लाभ कमाएगी तो कम लाभ मिलेगा। कंपनी कोई लाभ नहीं कमा रही है तो आपको कोई लाभ भी नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप डिवेंचर को लेते हैं, कंपनी का डिवेंचर लेते हैं, कंपनी का ऋण पत्र लेते हैं, तो कंपनी चाहे घाटे में जाए चाहे प्रॉफिट में जाए, आपसे उससे कुछ भी नहीं लेना देना है। आपने जो ऋण पत्र लिया है उस पर ब्याज क्या मिल रहा है, ब्याज उस कंपनी को, आपको उस ब्याज दर से उसको ब्याज चुकता करना पड़ेगा, चाहे कंपनी प्रॉफिट में रहे या ना रहे। तो डिवेंचर यही होता है, जैसे शेयर होता है वैसे एक डिवेंचर होता है जो कि जनता के लिए कंपनियां इशू करती हैं। तो आइए देख लेते हैं डिवेंचर। तो डिवेंचर देखिए, ये लेनदार नहीं होते, ये लेनदार होते हैं, ये मालिक नहीं होते हैं। देखिए जो शेयर खरीदते हैं, जो शेयर धारक होते हैं वे कंपनी के मालिक कहलाते हैं। लेकिन जो डिवेंचर धारक, ऋण पत्रधारी होते हैं, ये मालिक नहीं होते, क्योंकि इनको एक निश्चित रेट फिक्स होता है। इनका ब्याज क्या होता है, इनका ब्याज दर क्या होता है, इनका ब्याज दर फिक्स होता है, क्या फिक्स होता है, क्लियर होता है कि इतनी दर से आपको ब्याज दिया जाएगा। तो आप चाहे जितने ऋण पत्र खरीद लें, आपको उसी अनुसार से उसका ब्याज मिलता रहेगा। तो ये होता है डिवेंचर। अब आइए बात कर लेते हैं डिवेंचर की विशेषताएं क्या होती हैं। तो अगला टॉपिक है डिवेंचर की विशेषताएं।
ठीक। डिबेंचर ऋण पत्र जो होता है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, तो ऋण पत्र डिबेंचर की दो प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता क्या है, नियत ब्याज दर पर भुगतान। नियत मतलब एक निश्चित, हमने बताया कि जो डिबेंचर होता है एक निश्चित दर से इस पर आपको भुगतान मिलता है। तो डिबेंचर पर कंपनी एक निश्चित ब्याज दर देती है, ब्याज देती है, चाहे कंपनी को लाभ हो या हानि हो। या ब्याज आमतौर पर वार्षिक या अर्धवार्षिक आधार पर दिया जाता है। जब आप ऋण पत्र लेते हैं तो उसमें बाकायदा पूरी डिटेल दी गई होती है कि आपको ब्याज वार्षिक मिलेगा या फिर अर्धवार्षिक मिलेगा या फिर तिमाही मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पर या फिर क्वार्टरली मिलेगा, ठीक। तो आपको किस प्रकार आपका वहाँ पर ब्याज मिलने वाला है ये पूरा डिबेंचर पत्र में, ऋण पत्र में पूरा बाकायदा दिया हुआ होता है। देखिए तो यहाँ पर क्या होता है, पहली विशेषता इसकी ये होती है कि आपको एक नियत दर पर भुगतान किया जाता है, ठीक। एक नियत दर पर ब्याज दिया जाता है, कंपनी चाहे प्रॉफिट में हो या फिर घाटे में हो, उससे कोई लेना देना या कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरा इसका विशेषता क्या होता है, ऋण दायित्व। ऋण दायित्व क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है इसकी ऋण की। डिबेंचरधारी कंपनी के मालिक नहीं हैं, ठीक। वे मालिक नहीं, इनका दायित्व यही है कि वो मालिक नहीं है बल्कि लेनदार होते हैं। लेनदार होते हैं, कंपनी को भाई अपना पूंजी दिए हैं तो कंपनी के लेनदार होते हैं, ठीक। डिबेंचर एक ऋण पत्र होता है जिसे निश्चित अवधि में वापस लौटाना होता है। डिबेंचर क्या होता है, एक ऋण पत्र होता है और उसे एक निश्चित अवधि में वापस लौटाना पड़ता है कंपनी को। ऐसा नहीं है कंपनी अपनी मनमानी करे और जब मर्जी तब आपको वापस करे, नहीं है, उसको एक निश्चित समय में वापस करना ही करना पड़ेगा, ठीक। तो ये एक निश्चित अवधि का में इसे लौटाना पड़ता है, एक ऋण पत्र होता है। इनके अतिरिक्त डिबेंचर को स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदा बेचा भी जा सकता है। डिबेंचर जो होता है इसको स्टॉक एक्सचेंज पर बेचा और ख़रीदा भी जा सकता है। यह दीर्घकालिक पूंजी जुटाने का एक प्रभावी साधन होता है। ये दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म में पूंजी इकट्ठा करने के लिए, कंपनी को अगर लॉन्ग टर्म में पूंजी इकट्ठा करना होता है तो यह ऋण पत्र जो होता है एक बहुत ही प्रभावी साधन माना जाता है। तो ये होती है दो विशेषताएं, ऋण पत्र की दो विशेषताएं हैं। ऐसे कई सारी विशेषताएं होती हैं ऋण पत्र की। आइए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। तो अगला टॉपिक है कि डिबेंचर के दो प्रकार लिखिए। देखिए ऋण पत्र, आपने देखा ऋण पत्र क्या होता है, ऋण पत्र की विशेषताएं क्या होती हैं। अब आइए देखते हैं ऋण पत्र के प्रकार क्या होते हैं। ऋण पत्र कई प्रकार के होते हैं जिनमें से आज हम बात करने वाले हैं। ऋण पत्र के दो प्रकार लिखिए, प्रश्न ऐसे पूछ लेता है ऋण पत्र के दो प्रकार लिखिए। देखिए यहाँ पर हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं एक एग्जाम ओरिएंटेड, मतलब एग्जाम के दृष्टि को देखते हुए हम पूरे सिलेबस को पढ़ रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर पेपर में आता है कि डिबेंचर के दो प्रकार लिखिए। तो कैसे आपको एक्सप्लेनेशन करना है, कैसे आपको लिखना है, तो आइए सबसे पहले डिबेंचर के प्रकार देखें। डिबेंचर मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। यहाँ पर दो लिखना है, निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है सुरक्षित डिबेंचर, श्योर्ड डिबेंचर, मतलब एक सुरक्षित है, सिक्योरिटी है, उसके अंदर पूरा सिक्योर्ड है, कहीं जाने वाला ये डिबेंचर नहीं है। ये डिबेंचर कंपनी के किसी भी संपत्ति के विरुद्ध जारी किए जाते हैं। यदि कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है तो डिबेंचरधारी उस संपत्ति पर दावा कर सकते हैं। कहने का मतलब देखिए, जब हम कंपनी का डिबेंचर लेते हैं, हम भाई तुम्हारी कंपनी का एक ऋण पत्र खरीद रहे हैं, लेकिन क्या भरोसा कल को आपकी ये कंपनी भाग जाए तो, ये कंपनी आपकी कल भाग जाए तो क्या करेंगे हम। तो इसीलिए जब हम आपको यहाँ पर आपका ऋण पत्र ये खरीद रहे हैं तो आप हमें सिक्योरिटी दीजिए। सिक्योरिटी मतलब आप हमें यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी के रूप में यहाँ पर कुछ रखिए। अगर आप हमारा ये पूंजी वापस नहीं कर पाते हैं तो ये सिक्योरिटी जो होगी हम उसको ले लेंगे। तो यही होता है सिक्योरिटी। जैसे कि आप बैंक में जाते हैं, बैंक में जब आप कभी लोन लेने जाते हैं तो वहाँ पर बैंक क्या कराती है आपसे, आपको कुछ सिक्योरिटी जमा कराती है। कोई धन हो या फिर पूंजी हो, संपत्ति हो, ज़मीन हो, मकान हो, ये सभी सिक्योरिटी के रूप में यहाँ पर आपसे रखाए जाते हैं, जमा कराए जाते हैं, ठीक। सिक्योरिटी मांगी जाती है क्योंकि अगर कल को आप क्या कर पाएँ, अगर आप कल को ये चुकता ना कर पाएँ, लोन अमाउंट ना चुकता कर पाएंगे तो क्या होगा, बैंक जो होगा ये आपकी जो सिक्योरिटी में आपको रखाए रहेगा उसको जब्त कर लेगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर ऋण पत्रधारी जो होते हैं, अगर वे सुरक्षित डिबेंचर लेते हैं, सिक्योर्ड डिबेंचर लेते हैं, तो वो भी उस ऋण पत्र के बदले में कंपनी से क्या करते हैं, उसके विरुद्ध जारी करते हैं। ये कंपनी डिफ़ॉल्ट ना करे, बाद में कंपनी डिफ़ॉल्ट ना करे, अपनी मनमानी ना करे, तो डिबेंचरधारी उस संपत्ति पर दावा कर सकते हैं, ठीक। ये इसका मतलब होता है सुरक्षित डिबेंचर का। अब देखिए असुरक्षित डिबेंचर जस्ट इसका उल्टा है।
भाई अगर हम सिक्योरिटी में नहीं रखेंगे, कल को कंपनी का मन घूम गया, कंपनी डिफ़ॉल्ट करने लगी तो हम क्या करेंगे। तो वही होता है अनसिक्योर्ड डिबेंचर। इन्हें बिना किसी संपत्ति या गारंटी के जारी किया जाता है। कंपनी इसमें कोई गारंटी नहीं लेती है, बिना किसी गारंटी के जारी कर देती है। इन पर केवल कंपनी की साख और वचन पर भरोसा होता है। कंपनी को जो शाखा होती है और जो कंपनी गारंटी लेती है, वचन लेती है, उस पर ही भरोसा होता है कि ये कंपनी हमारा क्या होगा, पूंजी एक निश्चित समय बाद जो टाइम पीरियड है उस पर वापस कर देगा। इसके अतिरिक्त कन्वर्टिल, नॉन कन्वर्टिल, रिडेम्बल और इनरिडेम्बल डिबेंचर जैसे अन्य प्रकार भी होते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप नाम सुन रहे होंगे कन्वर्टिल डिबेंचर। क्या एक नाम सुना आपने कन्वर्टिल डिबेंचर और एक नाम सुना नॉन कन्वर्टिल डिबेंचर। एक है रिडीमेबल और एक है इरिडीमेबल। जैसे डिबेंचर नाम होते हैं ऐसे डिबेंचर होते हैं। तो थोड़ा सा कन्वर्टिल डिबेंचर क्या होता है इसको भी जान लेते हैं। तो देखिए कन्वर्टिल डिबेंचर जो होता है, ये कन्वर्टिल डिबेंचर ऐसा डिबेंचर होता है जो कि आने वाले समय में कुछ समय बाद इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। ये आपका डिबेंचर है, ऋण पत्र है, आप चाहते हो कि कुछ समय बाद इसको हम शेयर में कर दें, ठीक, शेयर में कन्वर्ट कर लें इस डिबेंचर को। तो ऐसे डिबेंचर होते हैं जो कन्वर्टिल होते हैं, जो कि आप बाद में इन्हें शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो कि आज आप कंपनी के ऋण पत्र लिए हैं, कल हम कंपनी के मालिक बन जाएंगे और इसको क्या कर लेंगे, शेयर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आप कन्वर्टिल डिबेंचर ले सकते हैं। और कुछ होता है नॉन कन्वर्टिल डिबेंचर, वे डिबेंचर, वे ऋण पत्र जिनको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, आने वाले समय में आप उसको शेयर में नहीं बदल सकते हैं, वे होते हैं कि नॉन कन्वर्टिल डिबेंचर। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि कन्वर्टिल और नॉन कन्वर्टिल क्या होता है। कन्वर्टिल का मतलब सीधा है कि आप कन्वर्ट कर सको, भाई डिबेंचर है तो कन्वर्ट किस में करोगे। आने वाले समय में आप यही चाहोगे, आज यहाँ पर हमें ऋण पत्र लिए हैं कंपनी का तो हमें एक निश्चित ब्याज मिल रहा है, लेकिन आप बाद में चाहते हो कि नहीं हमको मालिक बनना है, हमें लाभांश लेना है, कंपनी ज़्यादा लाभ कमा रही है, हमको केवल एक निश्चित ही ब्याज मिल रहा है, तो हम ऐसा करें इसको अपने ऋण पत्र को क्या कर दें, कन्वर्ट कर दें शेयर में। तो क्या हो जाएगा, हम भी मालिक हो जाएंगे और हमको भी लाभांश मिलने लगेगा और ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो ऐसे अगर आप शेयर ऋण पत्र लिए हुए हैं जो कि आने वाले समय में कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्टिल ऋण पत्र है, डिबेंचर है, तो आने वाले समय में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एक इसी तरह नॉन कन्वर्टिल होता है कि जो आने वाले समय में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, चाह कर भी नहीं कन्वर्ट कर सकते, वे नॉन कन्वर्टिल डिबेंचर होते हैं। एक रिडीमेबल होता है, इसी प्रकार इरिडीमेबल डिबेंचर भी होता है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। अब अगला है कि डिबेंचर निर्गम क्या होता है। जैसे कि शेयर इशू होता है, निर्गम का मतलब निकालना, जैसे हमने देखा कैपिटल इशू, शेयर निर्गम हो गया। उसी प्रकार डिबेंचर निर्गम क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है कि डिबेंचर निर्गम क्या होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि शेयर निर्गम, उसी प्रकार डिबेंचर निर्गम भी होता है, इसको भी कंपनी द्वारा निर्गमित किया जाता है, कंपनी भी इसको निकालती है समय समय पर। तो आइए, डिबेंचर निर्गम का अर्थ कंपनी द्वारा डिबेंचर जारी करके पूंजी प्राप्त करना। देखिए डिबेंचर निर्गम का मतलब क्या होता है, कंपनी द्वारा डिबेंचर जारी करके पूंजी प्राप्त करना। जैसे कि कंपनी समय समय पर शेयर निकालती रहती है, आईपीओ लाती रहती है और पूंजी को एकत्रित करती रहती है, उसी प्रकार समय समय पर कंपनी ऋण पत्र भी जारी करती है, डिबेंचर भी जारी करती है और पूंजी को एकत्रित करती है। जब कंपनी को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है, जब कंपनी को ऐसा लगता है कि हमें एक लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए पूंजी की आवश्यकता है, दीर्घकालिक पूंजी की आवश्यकता है, तब वह डिबेंचर जारी करती है। कंपनी हमेशा डिबेंचर नहीं जारी करती है, वे जब उसको लगता है कि अब हमें एक लंबे समय के लिए पूंजी की आवश्यकता, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तब वह डिबेंचर जारी करती है। यह निर्गम निजी प्लेसमेंट मतलब प्राइवेट, पब्लिक इशू या संस्थागत निवेशकों को जारी करके किया जा सकता है। अब जब कंपनी डिबेंचर जारी करती है तो कैसे जारी करती है, वह जारी कर सकती है कि वह केवल निजी प्लेसमेंट मतलब एक प्राइवेट सेक्टर में ही ये डिबेंचर जारी करे, या फिर पब्लिक इशू कर दे, पब्लिकली डिबेंचर इशू कर दे, कोई भी ऋण पत्र खरीद सकता है, या फिर किसी संस्थागत निवेशकों को जारी करे, या फिर किसी स्पेशल संस्था को, या फिर जो उसके पहले से निवेशक हैं, जो
शेयर होल्डर हैं या फिर ऋण पत्र होल्डर हैं, या मतलब शेयर धारक हैं या फिर ऋण पत्रधारी हैं, केवल उन्हीं में से किन्हीं स्पेशल को चुनकर स्थगित निवेशकों को जारी करे। तो इस प्रकार वह जारी कर सकती है। कई तरीके होते हैं। डिबेंचर का निर्गम एक निश्चित ब्याज दर और निश्चित परिपक्वता तिथि के साथ किया जाता है। हाँ, डिबेंचर जब निकाला जाता है, उसका निर्गमन किया जाता है, तो एक निश्चित ब्याज दर पर और एक निश्चित समय के लिए, एक निश्चित परिपक्व तिथि के साथ निकाला जाता है, किया जाता है। ठीक। निर्गम पूंजी अंकित मूल्य से कम, निर्गम पूंजी जो होती है जब डिबेंचर इशू किया जाता है, निकाला जाता है, तो अंकित मूल्य से कम डिस्काउंट, जिसको अंकित मूल्य से कम अर्थात डिस्काउंट अधिक प्रीमियम या बराबर भी हो सकता है। देखिए, कहने का मतलब जब डिबेंचर इशू किया जाता है तो इसका मूल्य क्या होगा, निर्गम मूल्य जो होगा ये अंकित मूल्य से कम हो सकता है। जो एक ऋण पत्र होगा उस पर एक अंकित मूल्य लिखा होगा। मान लीजिए, इसको डिटेल में इस प्रकार समझिए कि जैसे कंपनी जब इशू कर रही, मान लीजिए उसका एक ऋण पत्र है, ठीक, इस पर अंकित मूल्य कंपनी ने लिखाया है 100 रुपये। ठीक, एक ऋण पत्र का रुपये 100 रखा है, ये क्या है, अंकित मूल्य है, ये 100 रुपये अंकित मूल्य है। लेकिन कह क्या रहा है यहाँ पर कि निर्गम मूल्य अंकित मूल्य से कम डिस्काउंट कम हो सकता है। तो निर्गम मूल्य मतलब 100 रुपये अंकित मूल्य है, तो वह 90 रुपये में इशू कर दे। ठीक, तो कम में कर रहा है, डिस्काउंट में कर रहा है, या अधिक प्रीमियम या बराबर भी हो सकता है। देखिए, अब यहाँ पर ये क्या कर दे, या फिर उसको 100 रुपये में अंकित मूल्य है, उसको 90 रुपये में डिस्काउंट के साथ इशू कर दे कि ले लो, यहाँ पर अभी डिस्काउंट चल रहा है, सभी लोग ऋण पत्र ले लो। या फिर इस प्रकार कर दे, 100 रुपये का है, उसमें प्रीमियम ऐड कर दे, 120 रुपये में दे, प्रीमियम कर दे। ठीक, महंगा देने लगे, अंकित मूल्य से अधिक रेट पर देने लगे, तो प्रीमियम देने लगे 120 में कर दे, तो कंपनी क्या कर सकती है, उसको डिस्काउंट भी कर सकती है, प्रीमियम भी कर सकती है, या फिर बराबर कर सकती है, या फिर यह कहे कि नहीं, हम 100 रुपये है, अंकित मूल्य 100 रुपये है, तो हम 100 ही रुपये में इसको लॉन्च करेंगे। तो कंपनी के पास कई सारी कंडीशन हो जाती हैं। 3 कंडीशन मेनली हो जाती हैं कि वह उसको डिस्काउंट में भी ला सकता है, प्रीमियम में भी ला सकता है, या फिर बराबर रेट में भी ला सकता है। तो ये डिबेंचर इशू करने की कंडीशन होती है। जब कंपनी इशू करती है तो उसके पास कंडीशन हो जाती है कि वे किस रूप में डिबेंचर को लाना चाहती है, वह प्रीमियम में लाना चाहती है या फिर डिस्काउंट के साथ, ठीक, या बराबर रेट पर। इसके लिए कंपनी को नियमों के तहत रजिस्ट्रेशन, रेटिंग और निवेशकों के प्रति सूचना का खुलासा करना होता है। ऐसा कंपनी नहीं है कि अपनी मनमानी करेगी, कंपनी मनमानी नहीं कर सकती है, इसके भी नियम कानून होते हैं। इसके कंपनी के नियमों के तहत रजिस्ट्रेशन होता है और रेटिंग और निवेशकों के प्रति सूचना का खुलासा करना पड़ता है। जो निवेशक होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं, उनको ये बताना पड़ता है कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। ठीक, तो पूरा उसका विशेषता बेकायदा एक प्रारूप होता है जिसके तहत ये कंपनियां ये ऐसा काम कर सकती हैं। ऐसा नहीं कि अपना मन आया और हमने कर दिया, नहीं हम प्रीमियम निकालेंगे। उसका अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य है 100 रुपये, हम कह रहे हैं हम 200 में निकालेंगे। तो ऐसा मनमानी कंपनी नहीं कर सकती है। कंपनी को क्या करना पड़ेगा, पहले निवेशकों से राय लेनी पड़ेगी, उसका रजिस्ट्रेशन, रेटिंग और पूरा सूचना, उसका सूचना निकालना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि हमारा जो ये ऋण पत्र है ये 100 रुपये का है, लेकिन हम इसको 200 रुपये में प्रीमियम वर्जन में निकाल रहे हैं। ठीक, निर्गम प्रक्रिया विधिवत होती है और इससे कंपनी को ऋण राशि मिलती है। जो निर्गम प्रक्रिया होती है, ऋण पत्र निर्गमित करने की जो पूरा प्रोसेस होता है, एक विधिवत रूप से किया जाता है और जिससे कंपनी को क्या मिलता है, कंपनी को ऋण मिलता है। ठीक, तो ये पूरा होता है ऋण पत्र इशू करने का पूरा प्रोसेस होता है। तो इसी प्रकार कंपनियां अपना ऋण पत्र डिबेंचर निर्गम करती हैं और पूंजी जुटाती हैं। तो आपने जाना कि ऋण पत्र कब इशू किया जाता है, कंपनियां ऋण पत्र कब इशू करती हैं, जब उन्हें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है, जब उन्हें दीर्घकालिक पूंजी की आवश्यकता होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है, लंबे समय के लिए आवश्यकता होती है, तब वो कंपनियां ऋण पत्र को इशू करती हैं। अब आइए देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है। अब अगला टॉपिक है कि डिबेंचर का विमोचन क्या है। विमोचन नाम ने आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, विमोचन। ठीक, डिबेंचर का विमोचन क्या होता है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर का विमोचन वह प्रक्रिया है जिसमें कंपनी डिबेंचर धारियों को मूलधन की राशि वापस करती है या पुनर्भुगतान का विशेष तिथि पर या किस्तों में किया जा सकता है। विमोचन नकद में
नए डिबेंचर देकर या रिजर्व फंड बनाकर भी किया जा सकता है। यदि कंपनी समय पर विमोचन करती है तो उसकी साख बढ़ती है। विमोचन के तरीके लॉटरी पद्धति, खरीद पद्धति, एक मुक्त पद्धति हो सकती हैं। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व IDRR बनाना आवश्यक होता है जिससे कंपनी निर्धारित समय पर भुगतान कर सके। यह कंपनी की वित्तीय नियोजन में एक महत्वपूर्ण भाग होता है। तो ये डिबेंचर विमोचन होता है। अब विमोचन क्या होता है, रियल बात करें, सही बात करें तो विमोचन पहले क्या होता है। देखिए, विमोचन का मतलब सीधा होता है कि कंपनी वह प्रक्रिया जिसमें कंपनी डिबेंचर धारियों को मूलधन वापस करती है। मतलब जैसे किसी ने क्या किया है, कंपनी का एक ऋण पत्र ले लिया है तो कंपनी को पूंजी दिया है, मूल्य दिया है, तो उसका डिबेंचर लिया है। तो डिबेंचर का जब रिडेम्पशन होता है, विमोचन होता है, तो कंपनियां क्या करती हैं, उनका पूंजी वापस करती हैं, उनकी पूंजी वापस करती हैं। यह पुनर्भुगतान का एक विशेष तिथि पर किस्तों में किया जा सकता है। कब करती हैं, एक विशेष तिथि पर कर सकती हैं कंपनियां, या फिर थोड़े थोड़े किस्तों में कर सकती हैं। ठीक, विमोचन नगद में हो सकता है या नए डिबेंचर देकर हो सकता है। जैसे कि तुम इस कंपनी के, मान लीजिए कंपनी के तुम क्या है, कोई डिबेंचर लिए हो, कंपनी आपको रिडेम्पशन करना चाहती है, उसका विमोचन करना चाहती है, तो आपको डायरेक्ट उसका कैश दे दे, आपको उसकी राशि दे दे, वापस कर दे, या फिर आपको कोई नया डिबेंचर दे दे। ठीक भाई, आपको नया कैश ना देकर पैसे ना देकर आपको कंपनी का कहती है कि ये वाला डिबेंचर हम आपको ये दूसरा डिबेंचर दे रहे हैं। आपने ये डिबेंचर लिया, कह रहे नहीं अब इसको विमोचन कर रहे हैं, हम आपको एक इसका नया प्रारूप बना कर दे रहे हैं। ठीक, आप इसको खरीद लीजिए, ठीक, इसको ले लीजिए, इसके बदले अब आपका ये वैलिड रहेगा, ये मान्य रहेगा। तो ये प्रोसेस चलता रहता है कंपनियों में, उसका जब विमोचन होता रहता है तो ये प्रोसेस चलता रहता है। कंपनी भी किसी भी प्रकार के कर सकती है, या फिर रिजर्व फंड बना कर दे सकती है, आपको एक रिजर्व फंड बना कर देगी, किया जा सकता है। यदि कंपनी समय पर विमोचन करती है तो उसकी साख बढ़ती है। यदि कंपनी समय समय पर विमोचन करती रहती है तो उसकी साख भी बढ़ती है, शाखाएं बढ़ती हैं। विमोचन के तरीके कई प्रकार के हो सकते हैं भाई। वो लॉटरी पद्धति अपना सकती है, खरीद पद्धति अपना सकती है, एक मुफ्त पद्धति हो सकती है। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व IDR बनाना आवश्यक होता है। जब विमोचन करती है कंपनी तो डिबेंचर रिडेम्पशन IDR जिसको कहते हैं उसका बनाना आवश्यक होता है जिससे कंपनी निर्धारित समय पर भुगतान कर सके। क्या कर सके, कंपनी एक निश्चित समय पर जो हमारा ऋण पत्र होता है, जो राशि दी गई होती है, उसका भुगतान कर सके, उसका विमोचन कर सके। यह कंपनी की वित्तीय नियोजन का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। जब कंपनी वित्तीय नियोजन करती है, वित्तीय उसको डेवलपमेंट करती है, पूरा एकत्रित करती है पूंजी को, उसको नियोजित करती है कि किस प्रकार हम पूंजी को एकत्र करेंगे, तो उसके लिए महत्वपूर्ण भाग होता है। ठीक, तो ये डिबेंचर विमोचन होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आइए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है समवेशन। समवेशन से पूर्व लाभ क्या होता है, समावेशन से पूर्व क्या लाभ होता है। ठीक, प्रॉफिट पेयर टू इनकॉर्पोरेशन। ठीक, समावेशन कह सकते हैं। समवेशन से पूर्व लाभ क्या होता है, समवेशन से पूर्व लाभ, प्रॉफिट पेयर टू इनकॉर्पोरेशन वह लाभ या वह लाभ है जो किसी व्यवसाय को उस अवधि में प्राप्त होता है जब कंपनी का विधिवत रूप से गठन नहीं हुआ था। कहने का मतलब ये लाभ क्या होता है, यह वह लाभ होता है। समवेशन से पूर्व लाभ कहने का मतलब यह वह लाभ जो किसी व्यवसाय के उस अवधि में प्राप्त होता है, उस समय में प्राप्त होता है जब कंपनी विधिवत रूप से गठित नहीं हुई होती है। जब कोई व्यवसाय पहले से कार्य कर रहा हो और बाद में उसे कंपनी के रूप में समाहित किया जाता है तो गठन की तिथि से पहले लाभ को समवेशन से पूर्व लाभ कहा जाता है। यह लाभ कंपनी को के नियमित लाभ का श्रेणी नहीं आता, इसलिए इसे पूंजीगत लाभ माना जाता है और इसे पूंजी भंडार में जोड़ा जाता है। इस लाभ का उपयोग बोनस, शेयर जारी करने या पूंजीगत खर्च के लिए किया जा सकता है, परंतु लाभांश वितरण के लिए नहीं किया जा सकता। इसका ओवरऑल मतलब जो होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी कंपनी होती है, डायरेक्ट सभी कंपनियां नहीं डेवलप हो जाती हैं। मान लीजिए एक संस्था है, ये पहले संस्था है, संस्था चल रही थी और यहाँ पर भाई कार्य हो रहा था तो प्रॉफिट हो रहा था संस्था को। मान लीजिए संस्था ने इतने प्रॉफिट गेन किए थे, ठीक, और अब संस्था बड़ी हो रही है तो क्या करते हैं, वे कहते हैं नहीं अब इस संस्था को हम कर देते हैं कंपनी में कन्वर्ट।
वो क्या कर देते हैं, इसको एक कंपनी बना देते हैं। तो जब कंपनी बना रहे होते हैं तो इसमें एक समय लगता है, एक समय पीरियड होता है किसी चीज़ को कार्य करने में। कंपनी को रजिस्टर्ड कराना है, बनाना है, तो उसमें एक समय पीरियड लगेगा। तो इसको बनाने से पहले, कंपनी में कन्वर्ट होने से पहले जो ये संस्था ने लाभ कमाए थे, क्या लाभ कमाए थे, वही होता समावेशन से पूर्व लाभ, प्रॉफिट पेयर टू इनकॉर्पोरेशन। रजिस्ट्रेशन से पहले हुआ लाभ, जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, इनकॉर्पोरेशन हो रहा है कंपनी का, उससे पहले जो लाभ कमाया हुआ है वो, इसका कहने का मतलब है जो लाभ पहले कंपनी कमाई रहती है वो क्या होता है, समावेशन से पूर्व लाभ माना जाता है। या लाभ कंपनी नियमित लाभ श्रेणी में नहीं आता, या कंपनी के नियमित लाभ श्रेणी में नहीं आएगा, ठीक। और इसलिए इसे पूंजी का लाभ माना जाता है। इसे पूंजी का लाभ माना जाता है कि ये कंपनी, जो कंपनी में ये जो लाभ होता है इसको पूंजी मान लिया जाता है कि जो कंपनी रजिस्टर्ड हुई है ये लाभ उसकी पूंजी है, ये पूंजी के रूप में उसमें कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लगा रहे हैं, और इसे पूंजी भंडार में जोड़ा जाता है। इस लाभ का उपयोग शेयर बोनस जारी करने में पूंजीगत खर्च के लिए किया जा सकता है, परंतु लाभांश वितरण के लिए नहीं। ये पूंजी है भाई, ये कोई कंपनी, ये संस्था के लिए लाभ है, ना कि कंपनी के लिए लाभ है। कंपनी का लाभ होगा तो क्या होगा, ये शेयर धारकों में डिवाइड किया जाएगा, उनको लाभांश के रूप में दिया जाता है। लेकिन ये जो आपने यहाँ पर कंपनी के रजिस्टर्ड होने से पहले ये पूंजी जो आपने कमाई है, लाभ जो कमाया है, ये कंपनी के लिए पूंजी है, कंपनी के लिए पूंजी। लेकिन संस्था की दृष्टि से देखा जाए तो ये लाभ है, संस्था का लाभ है, लेकिन कंपनी का पूंजी है। तो इस लाभ को ये कंपनी के लिए लाभांश में वितरण नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि यह लाभ है तो कंपनी में जाए लाभांश बांट देंगे, नहीं। कंपनी इसका यूज किस लिए कर सकती है, शेयर जारी करने के लिए, पूंजीगत खर्च के लिए इनका यूज कर सकते हैं, लेकिन लाभांश में वितरण नहीं कर सकती। तो आई होप ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि समावेशन से पूर्व समामेलन, यहाँ पर समामेलन होगा, कंपनी का समामेलन होता, समामेलन से पूर्व प्रॉफिट पेयर टू इनकॉर्पोरेशन, मतलब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होने से पूर्व जो कंपनी या संस्था जो होती है पहले, वो जो लाभ कमाई रहती है वो कंपनी का लाभांश वितरण में सम्मिलित नहीं हो सकता है। वो कंपनी के पूंजीगत खर्च के लिए प्रयोग किया जा सकता है, बोनस शेयर जारी करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन लाभांश वितरण के लिए नहीं किया जा सकता। तो ये होता है प्रॉफिट पेयर इन कॉर्पोरेशन, ठीक, प्रॉफिट पेयर इन कॉर्पोरेशन। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है समावेशन। देखिए यहाँ पर जो समावेशन लिखा है, यहाँ पर आप समावेशन समझ लीजिए, या फिर समामेलन, कंपनी का रजिस्ट्रेशन समझ लीजिए, कंपनी का रजिस्ट्रेशन होने से पहले की बात हो रही है। समावेशन से पूर्व हानि का उपयोग कैसे किया जाता है। मान लीजिए आपने अभी देखा कि एक कंपनी थी, हमारे पास एक कंपनी थी, ये संस्था थी, ठीक, संस्था थी, इसको हम क्या कर रहे थे, कंपनी में कन्वर्ट कर रहे थे। लेकिन कंपनी में जब हम कन्वर्ट कर रहे थे तो ये एक संस्था ने यहाँ पर लाभ कमाया हुआ था, ठीक। लेकिन अब की बार ये क्या है, मैटर पूरा चेंज हो जा रहा है। समावेशन से पूर्व हानि का उपयोग कैसे किया जाता है। मान लीजिए ये संस्था है और लगातार ये हानि में जा रही थी, ये लाभ नहीं कमा पा रही थी, लेकिन अब ये संस्था क्या करती है, कहती कि नहीं, अब हमारे पास, इसको हम पहले कंपनी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब कंपनी में कन्वर्ट करेंगे तो जब समावेशन से पहले, उसके पूर्व जो हानि हुई है उसको कैसे कवर करेंगे, उसका उपयोग कैसे करेंगे, हानि को कहाँ दिखाएंगे, ठीक। कहने का मतलब दिखाना कहाँ है, हानि को कैसे रिकवर करेंगी कंपनी। तो देखिए इसका क्या होता है कि समावेशन से पूर्व हानि को पूंजीगत हानि माना जाता है। देखिए जैसे कि पहले कंपनी रजिस्टर्ड होने से पहले जो लाभ होता था हम उसको पूंजीगत लाभ मानते थे, तो अगर पहले हानि हुई है तो हम उसको पूंजीगत हानि मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि हमने पूंजी लगाई थी और हमको हानि हो गई है, ठीक, क्योंकि यहाँ उस अवधि की हानि होती है जब कंपनी विधिवत रूप से अस्तित्व में नहीं होती है, मतलब कंपनी विधिवत रूप से लगी चालू ही नहीं होती, उसका भाई प्रोसेस चल रहा होता है, वो इस्टेब्लिश हो रही होती है। इस हानि का उपयोग कंपनी की प्रारंभिक पूंजीगत गतिविधियों में दिखाया जाता है और इसे भविष्य की पूंजीगत आय में समायोजित किया जा सकता है। इस हानि को राजस्व हानि की तरह नहीं दिखाया जा सकता, अतः यह लाभ विवरण में शामिल नहीं की जाती, बल्कि बैलेंस शीट में समायोजित किया जाता है। यदि प्रारंभिक खर्च या प्रमोशनल गतिविधियां से यह हानि हुई है तो इसे कंपनी की पूंजीगत व्ययों में जोड़ा जाता है। देखिए समझिए आप इसको, जैसे कि अभी कंपनी को, जब ये संस्था को कंपनी में कन्वर्ट कर रहे थे तो इनको लाभ हो रहा था, तो ये लाभ को लाभांश के रूप में नहीं कन्वर्ट कर रहे थे कि ये कंपनी का लाभांश नहीं है कि हम लोगों को बांट दें,
ये पूंजीगत लाभ है, हमने पहले से कमाया था, अब कंपनी में कर रहे हैं तो ये कंपनी के लिए पूंजी का कार्य करेगा। उसी प्रकार हमने पहले से घाटे में हम हुए हैं, हमारी संस्था पहले से घाटे में चल रही है और हम कंपनी में कन्वर्ट कर देते हैं तो कंपनी के लिए हम मानते हैं कि ये पूंजीगत हानि है। हमने पूंजी लगाई थी, इसको कंपनी में इस्टेब्लिश करते समय ये सारे खर्च आए हैं, इसको हम ये दिखाएंगे कि यहाँ पर कंपनी स्टार्ट करते समय ये सारे खर्च हुए हैं, ठीक। लेकिन इसको बल्कि बैलेंस शीट में समायोजित किया जाता है। क्या होता है, इसको बैलेंस शीट में दिखाया जाता है यदि प्रारंभिक खर्चा या प्रमोशन गतिविधियों से हानि हुई होती है। जब कंपनी का प्रमोशन होता है, परिवर्तन होता है, अगर उसमें ये हानि हुई होती है तब उसको हम पूंजीगत हानि व्ययों में जोड़ा जा सकता है, उसको जोड़ सकते हैं। लेकिन ये ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ होता है तो इसलिए हम उसको नहीं जोड़ते हैं और उसको हम पूंजीगत हानि दिखाते हैं और उसको बैलेंस शीट में समायोजित करते हैं। तो ये होता है समावेशन से पूर्व हानि और उसको कैसे हम रिकवर करते हैं, ठीक। अब अगला है कि लाभ एवं हानि खाता किसे कहते हैं। पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट आप सभी ने सुना होगा, पीएनएल सुना होगा, जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस पीएल अकाउंट जो होता है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। तो लाभ हानि खाता क्या होता है, बहुत ज़रूरी पॉइंट है। तो देखिए, लाभ एवं हानि खाता एक वित्तीय विवरण होता है, फाइनेंशियल। भाई वित्तीय कंपनी लाभ कमा रही है तो लाभ विवरण होगा, हानि कमा रही है तो हानि विवरण होगा। ये भाई साल के अंत में होता है, इस पूरा एनालिसिस करने के बाद। जो किसी व्यवसाय की एक विशेष अवधि प्रायः एक वित्तीय वर्ष के दौरान हुए लाभ या हानि को दर्शाता है। ऐसा हो सकता है कि कभी कभी छमाही या तिमाही के दौर में उसको एनालाइज किया जाए, लेकिन मेनली अगर देखा जाए तो कंपनी के वित्तीय वर्ष को ही यहाँ पर पूरा देखा जाता है। जब कंपनी का वित्तीय वर्ष समाप्त होता है, अब जान लीजिए कि वित्तीय वर्ष कब से कब चलता है। तो देखिए, कंपनी का वित्तीय वर्ष जो चलता है 1 अप्रैल से, क्या चलता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च ये होता है फाइनेंशियल ईयर। कंपनी के लिए यही यहाँ से 1 अप्रैल से नया साल लागू होता है और 31 मार्च को वो साल एंड होता है। तो कंपनी के लिए फाइनेंशियल ईयर, जब भी आपको फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए तो समझ जाइए 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, एक वित्तीय वर्ष के दौरान हुए लाभ या हानि को दर्शाता है। जो लाभ हानि खाता होता है ये साल भर में, वित्तीय वर्ष मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में जो लाभ और हानि हुआ है उसको लाभ हानि खाता में दर्शाया जाता है। सभी आय और सभी व्यय, आपने कहाँ कहाँ से आय किया है, कंपनी को कहाँ कहाँ से आय हुई है और कंपनी ने कहाँ कहाँ पर खर्च किए हैं, कहाँ कहाँ पर व्यय किए हैं, वर्गीकृत करके प्रस्तुत किया जाता है। उनको खंड खंड में डिवाइड करने के बाद उनको प्रस्तुत किया जाता है। इस खाता का उद्देश्य यह जानना होता है कि कंपनी ने उस अवधि में लाभ कमाया या हानि उठाई है। इसका मतलब यही होता है, यही जानने की कोशिश की जाती है पीएल अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, कि कंपनी ने उक्त गत वर्ष में, इस वर्ष में, इस वित्तीय वर्ष में कंपनी ने लाभ कमाया है या फिर हानि कमाई है या हानि उठाई है। इसमें परिचालन से हुई आय, अन्य आय, वेतन, किराया, ब्याज, खरीद, बिक्री, हानि आदि को सम्मिलित किया जाता है। इसमें क्या क्या चीज़ें जोड़ी जाती हैं, देखिए, जैसे आपको कहीं आय हुई है परिचालन से हुई, मतलब यातायात परिचालन से आय हुई है, या कोई अन्य आय हुई है, वेतन है, किराया है, ब्याज है, खरीद है, बिक्री है, हानि है आदि को सम्मिलित किया जाता है। यदि आय व्यय से अधिक होती है, भाई आय व्यय से अधिक होती है तो लाभ होता है। मान लीजिए हमने क्या किया है, 50 रुपये खर्च किए हैं और 70 रुपये कमाए हैं, तो हमको 20 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, लाभ होता है। और यदि व्यय अधिक होता है और तो हानि होती है। मान लीजिए हमने क्या किया, हमने व्यय 70 रुपये कर दिया, मतलब 70 रुपये हम खर्चे कर रहे हैं लेकिन कमा क्या रहे हैं, 50 रुपये कमा रहे हैं। 70 रुपये खर्च कर रहे हैं, 50 रुपये कमा रहे हैं, तो 20 रुपये तो हमें हानि हो रही है। तो क्या होता है, अगर व्यय क्या होता है, आय से अधिक होता है, इनकम से अधिक होता है, तो वहाँ पर हानि होती है, ठीक। यह खाता व्यापार की वित्तीय स्थिति का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। ये खाता जो होता है, लाभ और हानि खाता होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अकाउंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण खाता होता है, जिससे कि कंपनी की पूरी रणनीति समझ में आती है कि कंपनी की व्यापार वित्तीय स्थिति कैसे है, कंपनी ग्रोथ में जा रही है या फिर नीचे की ओर जा रही है। तो इससे पूरा कंपनी का एनालिसिस किया जा सकता है। तो आई होप आप ये सारे टॉपिक्स समझ पाए होंगे कि कंपनी का लाभ हानि खाता क्या होता है।
कंपनी का समावेशन से पूर्व हानि जो हुई होती है, कंपनी का जब रजिस्ट्रेशन हो रहा होता है उस दौरान जब कंपनी को जो हानि हुई होती है उसको हम कैसे रिकवर करते हैं, या फिर कंपनी का समावेशन से होने से पहले हम लाभ कमाए हुए होते हैं तो उसका एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है, वो कहाँ पर जाता है, डिवेंचर क्या होता है, डिवेंचर का विमोचन कैसे किया जाता है, और निर्गम डिवेंचर को कंपनियां कैसे निर्गमित करती है, ये सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हुए होंगे। तो आगे के टॉपिक्स जो हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहे होंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।